नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस पर खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा लेकर हाजिर मैं शकील साजिद। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचारों, राष्ट्र निर्माण में योगदान पर आधारित कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन का विमोचन नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में समारोह पूर्वक हुआ। अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हरियाणा के राज्यपाल आशिम घोष और वरिष्ठ राजनीतिक एमएम जोशी मौजूद। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी को निकट से देखने और उनके साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला। बताया कि वाजपेयी जी ऐसा नेता थे जिन्होंने अपने विचारों, आचरण और कार्यों से लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बेशक ये कॉफी टेबल बुक पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल द्वारा लिखी गई है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के सार्वजनिक जीवन, सुशासन, कूटनीतिक दृष्टि और साहित्यिक योगदान को चित्रों और दुर्लभ दस्तावेजों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। बुक का मकसद आने वाली पीढ़ियों के लिए वाजपेयी जी के नेतृत्व और विचारों से प्रेरणा लेना है। विमोचन समारोह में उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने इस पुस्तक की महत्ता और योगदान की सराहना की और इतिहास और राजनीति के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत के पहले नमो भारत रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया। यह पहली बार है जब एक ही दिन रैपिड रेल और मेट्रो दोनों सेवाओं की शुरुआत। उन्होंने इसे विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के लिए नई ऊर्जा बताया। रैपिड रेल और मेट्रो का एकीकरण यात्रियों को शहर के भीतर और सीधे दिल्ली जाने की सुविधा देगा। अधिकांश ट्रेन संचालक और स्टेशन स्टाफ महिलाएं हैं, जिसे नारी शक्ति का प्रतीक बताया गया। प्रधानमंत्री ने छात्रों, किसानों, कारीगरों और उद्यमियों के योगदान को सराहा। मेट्रो अब 25 से अधिक शहरों में चल रही है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। आधुनिक संरचना जैसे एक्सप्रेसवे, माल ढुलाई गलियारे और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नए रोजगार उद्योग ला रहे हैं। एमएसएमई क्षेत्र के लिए इस साल बजट में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश रखा गया है। छोटे उद्योगों अब अपने माल के अमेरिका और यूरोप तक सीधे बेचेंगे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 95,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण, बेटियों की सुरक्षा, विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आई है। सेमीकंडक्टर कारखाने की नींव रखी गई है। उत्तर प्रदेश विकसित भारत की नींव की ओर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को राज्य सेवा प्रीलिम्स 22 फरवरी के 2 शिफ्ट में हुई। कुल मिलाकर करीब 75% अभ्यर्थी परीक्षा देने आए, जबकि रायपुर में 4500 से ज्यादा अनुपस्थित रहे। इस बार सामान्य अध्ययन का पेपर मॉडरेट से टफ स्तर का रहा। इंडिया जीएस में अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान के फैक्ट वाले सवाल, छत्तीसगढ़ जीएस में बजट, योजनाएं और करंट अफेयर्स के सवाल चुनौतीपूर्ण रहे। कौन सही, गलत और उपयुक्त सभी जैसे ऑप्शन छात्रों को उलझा गए। आंकड़ों में छोटे छोटे फर्क वाले सवाल भी दिमाग घुमा देने वाले थे। सीसैट, गणित और रीजनिंग आसान से मध्यम स्तर के लगे। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के सिर्फ 20 सवाल आए। इस वजह से इसमें क्वालिफाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं दिखा। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस साल कट ऑफ 5-10 नंबर तक घट सकती है। जनरल वर्ग के लिए करीब 105-110 कुल 238 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें नायब तहसीलदार, उप पुलिस अधीक्षक और मुख्य नगर पालिका अधिकारी पद शामिल हैं। परीक्षा में सख्त ड्रेस कोड और नियम लागू थे। हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े, पतले सोल की चप्पल और वैध फोटो आईडी अनिवार्य। मोबाइल, घड़ी और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सामान प्रतिबंधित। कुल मिलाकर इस बार की प्रीलिम्स छात्रों के लिए याददाश्त और समझ की चुनौती बन गई और अब आशावान छात्र मेंस की तैयारी पर ध्यान देंगे। 23 फरवरी 1969 को बॉलीवुड की दुनिया ने अपनी सबसे यादगार खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला को खो दिया। मात्र 36 साल की उम्र में ये चमकता सितारा दुनिया से विदा हो गया। दिल की गंभीर बीमारी और तन्हाई ने उनके जीवन को बहुत जल्दी समाप्त कर दिया। उनकी मुस्कान और अदाकारी आज भी हिंदुस्तान के अलावा विश्व के करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। उस दौर का हर कोई उनके हुस्न और अभिनय का दीवाना था। आज उन्हें प्यार से भारतीय सिनेमा के वेनस कहते हैं।
14 फरवरी 1923 को दिल्ली में जन्म हुआ। बचपन से ही उनका आकर्षण और अभिनय सबको भा गया। बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम शुरू कर दिया। उनके हर मुस्कान, हर जज्बाती दृश्य ने लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। कई हिट फिल्मों से भरा रहा मुगले आजम में उनका अनारकली का किरदार आज भी बॉलीवुड इतिहास में अमर है। भारी जंजीरों और कठिन सीन के बावजूद उन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया। इसके अलावा महल, चट्टी का नाम गाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस 55, हावड़ा ब्रिज, काला पानी, तराना, अमर, बरसात की रात और नील कमल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय और खूबसूरती ने लोगों का दिल जीत लिया। मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी भी उस वक्त काफ़ी चर्चित थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन कोर्ट कचहरी परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता बन नहीं सका। बाद में मधुबाला ने मशहूर गायक किशोर कुमार से शादी की, लेकिन बीमारी के कारण उनका जीवन हमेशा तकलीफों से भरा रहा। मधुबाला को लोग सिर्फ सुंदर नहीं मानते, पर्दे पर उन्होंने हर किरदार में भाव, आत्मविश्वास और जादू दिखाया। किरदारों ने लोगों को हंसाया, रुलाया, रोमांचित किया। असल जीवन में उनका दर्द बहुत गहरा था। दिल में जन्म से एक छोटा छेद था जिसे उस वक्त ठीक करना मुश्किल था। उन्हें फिल्मों से दूर रहना पड़ा। उनके अंतिम दिन अकेले और बीमारी में बीते। आज भी करोड़ों लोग उन्हें अनारकली, विनस और बॉलीवुड के अनमोल यादों के रूप में याद करते हैं। मुस्कान, आवाज़, अदाकारी आज भी लोगों के दिलों को छूती है। 23 फरवरी के दिन केवल एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक जिंदा किंवदंती हमारे बीच से चली गई। 23 फरवरी को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए दिन बहुत खराब रहा। बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में सामने आए 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड की खबर के बाद बैंक के शेयर शुरुआती कारोबार में ही 20% गिर गए। बीएसई पर शेयर 66.85 रुपये पर आ गया और बैंक का मार्केट कैप 61,000 करोड़ रुपए गिर गया। बैंक ने बताया कि फ्रॉड का अनुमानित साइज 590 करोड़ रुपए है। इस मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और बैंक ने इसकी जानकारी बैंकिंग रेगुलेटर और पुलिस को दी। बैंक का कहना है कि क्लेम की वैलिडेशन और रिकवरी के आधार पर अंतिम राशि तय की जाएगी। फ्रॉड की वजह हरियाणा सरकार के एक विभाग के खाते में हुई अनियमितताएं हैं। लेंडर को बैलेंस क्लोजर और ट्रांसफर की रिक्वेस्ट में अंतर दिखा। इसी तरह हरियाणा सरकार की दूसरी कंपनियों के खातों में भी पैसों की गड़बड़ी पाई गई। इस घटना के बाद हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकारी काम के लिए डी इम्पेनल्ड कर दिया। इसका मतलब ये कि इन बैंकों के जरिए अब कोई भी सरकारी फंड जमा, इन्वेस्ट या ट्रांजैक्शन नहीं होगा। बैंक और अधिकारियों की जांच भी जारी है। इस फ्रॉड से न सिर्फ बैंक के शेयरधारकों को झटका दिया बल्कि सरकारी कामकाज पर भी असर डाला। आगे की कार्रवाई और रिकवरी के बाद ही पूरे मामले के निपटारा होगा और बात खुल के सामने आएगी। रायपुर में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का 9वां दीक्षांत समारोह खास रहा। मुख्य अतिथि के तौर पर हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस सूर्यकांत शामिल हुए और उन्होंने लॉ स्टूडेंट से बातचीत करते हुए भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि कानूनी पेशे में सफलता, कामयाबी केवल पढ़ाई और परीक्षा तक नहीं है, बल्कि इसमें सब्र, मेहनत, ईमानदारी और प्रोफेशनल रिश्तों का बेहद महत्व है। उन्होंने ग्रेजुएट से अपील की कि वे अपने क्लासमेट्स और साथियों के साथ सम्मान और निष्पक्षता से पेश आए, क्योंकि भविष्य में वही लोग आपके कोर्ट में साथी, विरोधी या जुडिशरी के सदस्य बन सकते हैं। सीजीआई सूर्यकांत साहब ने यह भी बताया कि लीगल फील्ड लंबा और निरंतर सीखने वाला क्षेत्र है। शुरुआती साल धीमे और अनिश्चित लग सकते हैं, लेकिन इन सालों में कोर्ट के कामकाज को समझना, लीगल रीजनिंग सीखना और क्लाइंट के साथ व्यवहार करना लंबे वक्त तक कामयाबी का आधार बनता है। छात्रों को यह हिम्मत दी कि वे अपनी प्रगति को केवल समय सीमा में ना मापे बल्कि मेहनत और कंसिस्टेंसी से काम करें। इसके अलावा चीफ जस्टिस सूर्यकांत छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशियल एकेडमी के एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने संस्थान की विरासत और जुडिशरी के भविष्य की दिशा को दिखाने के लिए डिजिटल ई-सेमिनार जारी किया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा
कि ये ई सोविनियर जुडिशियल ट्रेनिंग और आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को दिखाता है और सीजीआई का मार्गदर्शन राज्य में कानूनी शिक्षा पर असर डालेगा। सीजीआई ने छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य का हर इलाका न्याय तक पहुंच का हकदार है और जजों को हमेशा सिद्धांतों पर दृढ़ और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक बेहद खास जनजातीय डिजिटल संग्रहालय का दौरा किया, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनकी शौर्य गाथाओं को देखा। उनका कहना था कि यह संग्रहालय लोगों को शोषण और अन्याय के खिलाफ जागरूक और प्रेरित करेगा। इस दौरे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात हुई, जहां उन्हें राज्य की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक रूप में पारंपरिक उपहार और बस्तर दशहरा त्योहार पर आधारित काफी टेबल बुक भी भेंट की गई। इस प्रकार सीजीआई का ये दौरा कानून के छात्रों, शिक्षा, जुडिशियल सुधार और सांस्कृतिक जागरूकता के लिए छत्तीसगढ़ के लिए बेहद यादगार रहा। हम उम्मीद करते हैं कि सीजीआई सूर्यकांत के तमाम मार्गदर्शन का भविष्य में भी छत्तीसगढ़ को पूरा फायदा मिलेगा। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।